नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ऑन ट्यूब पे आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो सेगमेंट में जो कि पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, इस वीडियो सेगमेंट में हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक चलेंगे। पूरे 40 क्वेश्चन का ये वीडियो होगा जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस पे बेल आइकन भी दबा दें। साथ ही ये वीडियो लाइक भी करें, साथ ही कमेंट भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बेहतर लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 41 इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में मीथेन के अनुपात में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में वृद्धि से अधिक रही है। कह रहा है इसमें सही ऑप्शन चुनने को कह रहा है। तो यह देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में मीथेन के अनुपात में वृद्धि हुई है। एक अध्ययन के तहत ये देखा गया है कि वायुमंडल में मीथेन के अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात से अधिक वृद्धि हो रही है। और वर्ष 1950 से 2000 के मध्य तापमान में वृद्धि के लिए मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक उत्तरदायी रहा है। तो यह सही नहीं है। तो इसमें कौन से कथन सही है यह चुनने को कह रहा है, तो आंसर केवल एक हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्षोभ मंडल में ओजोन की मात्रा में वृद्धि धरातल में तापमान को बढ़ाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि समताप मंडल में ओजोन की कमी धरातल पर तापमान को कम करती है। तो इसमें देखते हैं, क्षोभ मंडल में जब ओजोन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो धरातल में तापमान बढ़ जाता है ऑब्वियसली। और समताप मंडल में ओजोन की कमी धरातल पर तापमान को कम करती है। तो ये दोनों ही कथन सही है और इसीलिए ओजोन परत को बचाने की बातें होती है और इससे संबंधित कई प्रयास किए जा रहे हैं विश्व स्तर पर। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडल के निचले भागों के तापमान में और अधिक वृद्धि होने से क्या होगा? और अधिक वृद्धि अगर होगी तो इसका क्या रिजल्ट होगा, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? अगर हम स्टेटमेंट पे गौर करें, छोटे तथा कम ऊंचाई वाले द्वीपों के निवासी इससे अधिक प्रभावित होंगे। निचले भाग के तापमान में वृद्धि होने से छोटे और कम ऊंचाई वाले द्वीपों के निवासी इससे अधिक प्रभावित होंगे। तो यह है। और प्रवाल भित्तियों की जैविक उत्पादकता में वृद्धि होगी और उनका विस्तार होगा। और मध्य तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और बाढ़ तथा सूखे की घटनाओं की बारंबारता बढ़ेगी। तो ये तीनों जो है, तीन स्टेटमेंट, ये 1, 3 एंड 4 ये सभी सही हैं, बाकी 2 गलत है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन है 1, 3 और 4 हमारा सही था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करती है तो इससे ओजोन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करने पर ओजोन का विखंडन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों ही कथन सही है। समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड से प्रतिक्रिया होने पर ओजोन का विखंडन हो जाता है, और यह तो नंबर 1 तो सही है ही। तो इस तरह से सही कथन कौन से हैं चुनने को कह रहा है, तो यह हमारा सी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों। चलते हैं आगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये संबंधित था ओजोन अवक्षय को रोकने से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2005 में ग्रीन हाउस गैसों के 10 सबसे बड़े उत्सर्जकों में भारत का स्थान 5वां था तथा इस उत्सर्जन में भारत की भागीदारी 5% थी, जबकि यूएस की भागीदारी 16% थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल 2.1 टन था, जबकि यूएसए का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 24 टन था।
और नेक्स्ट है रूस का कुल उत्सर्जन भारत के उत्सर्जन के लगभग बराबर परंतु प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत से अधिक था। और चौथा कह रहा है स्टेटमेंट कि कुल उत्सर्जन के दृष्टिकोण से चीन का स्थान सर्वप्रथम था। तो इसमें से जो सही कथन चुनने को कह रहा है, तो सही कथन हम देखते हैं 2005 का जो डेटा आया था उसमें ग्रीन हाउस गैसों के 10 सबसे बड़े उत्सर्जकों में भारत का स्थान 5वां बताया गया था। इस तरह से ये पहला सही है। और दूसरा, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.1 टन था। और नेक्स्ट है रूस का कुल उत्सर्जन भारत के उत्सर्जन के बराबर था, लेकिन प्रति व्यक्ति के मामले में भारत से अधिक था। ठीक है। और नेक्स्ट जो है चौथा, कुल उत्सर्जन के दृष्टिकोण से चीन का स्थान सर्वप्रथम था। तो ये चारों ही कथन सही है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए वैधानिक बाइंडिंग कमिटमेंट का प्रावधान था। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कानकुन कॉन्फ्रेंस में वैधानिक बाइंडिंग कमिटमेंट्स को एक सामान्य समझौते में परिवर्तित कर दिया। तो ये दोनों ही कथन कौन से सही चुनने को कह रहा है, तो ये दोनों ही कथन सही है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, कुछ नवीन अध्ययनों से ओजोन परत में सुधार के संकेत मिले हैं। ठीक है, कुछ नवीन अध्ययनों से ओजोन परत में सुधार के संकेत मिले हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आज ओजोन परत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लागू होने से ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होने वाली क्षति में कमी हुई है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है। देखते हैं चौथा, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से ओजोन परत को बढ़ते हुए खतरे का कारण इन यौगिकों द्वारा कई उपयोगों में कार्बनों का प्रतिस्थापन है। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं है सही। इन उद्योगों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रतिस्थापन नहीं हुआ। तो इस तरह से आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जीवाश्म ईंधनों के प्रज्वलन के पश्चात भूमि उपयोग में परिवर्तन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए अनुपात के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन इसका कि कृषि तथा अन्य उद्देश्यों के लिए वनों का ह्रास। कृषि तथा अन्य उद्योगों के लिए उद्देश्यों के लिए वनों का ह्रास। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहीं भूल गया हो आपको, एक बार और देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधनों के प्रज्वलन के पश्चात भूमि उपयोग में परिवर्तन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए अनुपात के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा इसका कृषि तथा अन्य उद्देश्यों के लिए वनों का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परितंत्र को प्रकार्यक बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? किसी भी परितंत्र को प्रकार्यक बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो जरूरी नहीं कि मांसाहारी जीव की आवश्यकता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किसी परितंत्र में बैक्टीरिया की प्रकार्यक भूमिका क्या होती है? बैक्टीरिया की प्रकार्यक भूमिका किसी भी परितंत्र में है कि खनिजों का चक्रीय संचलन होता है बैक्टीरिया की वजह से। इस प्रकार से बैक्टीरिया की भूमिका खनिजों के चक्रीय संचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है परितंत्र में बचे खुचे जैविक पदार्थ को खाने वाले जीवों को अपरद भोजी कहा जाता है। ठीक है, बचे खुचे जैविक पदार्थ को खाने वाले जीवों को अपरद भोजी कहा जाता है, यह सही है। और इन जीवों को इनकी विशिष्ट भूमिका के लिए अपमार्जक भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो अपमार्जी या अपरद भोजी एक ही है। तो आंसर हमारा इसमें से कौन से सही है चुनने को कह रहा है, तो सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, परितंत्र संतुलन से क्या तात्पर्य है?
परितंत्र संतुलन से तात्पर्य है जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में समानता, यानी कि जितना उपभोग हो रहा है उतना ही अगर उत्पादन भी हो रहा है तो कहा जा सकता है कि परितंत्र संतुलन की अवस्था में है। और यही आज के समय में नहीं हो पा रहा है, अर्थात जितना उपभोग हो रहा है उतना ही उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से आज कहा जाता है कि परितंत्र जो है हमारा वह संतुलन इसका गड़बड़ा गया है, बिगड़ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 कह रहा है परितंत्र संतुलन के दृष्टिकोण से कार्बोनिफेरस युग अतिरिक्त उत्पादन का युग था। ठीक है, अतिरिक्त उत्पादन का युग था कार्बोनिफेरस युग। और दूसरा है इस दृष्टिकोण से आधुनिक युग उत्पादन की कमी का युग है। तो यह भी सही है। इस प्रकार से हमारा आंसर जो कह रहा है कौन से कथन सही हैं, तो सी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। यदि किसी परितंत्र में शाकाहारी जीवों की संख्या एकाएक कम हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा। यदि शाकाहारी जीवों की संख्या में कमी हो जाती है किसी भी परितंत्र में, तो इसमें क्या नहीं होगा, यह है कि शाकाहारियों की जीवन प्रत्याशा में कमी नहीं होगी। और जो चीज़ें कम हो जाएंगी वो होगा कि मांसाहारियों की संख्या में कमी हो जाएगी। अगर शाकाहारियों की कमी हो गई तो मांसाहारियों की भी संख्या में कमी होगी। मांसाहारी अपमार्जकों की संख्या में कमी होगी और पादप जैविक पदार्थ के जैव भार में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो कमी नहीं होगा वह पूछ रहा है, तो सी नहीं होगा। तो आंसर हमारा यही सी हो जाएगा, अर्थात शाकाहारियों की जीवन प्रत्याशा पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश परितंत्रों में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के मेल से खाद्य जाल बनता है। तो यह दोनों ही कथन सही है कि अधिकांश परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं की संख्या एक से अधिक होती है और अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के मेल से ही खाद्य जाल बनता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक घास भूमि में चारण श्रृंखला के माध्यम से अपरद श्रृंखला की अपेक्षा अधिक जैविक पदार्थ का संचरण होता है। और दूसरा स्टेटमेंट ठीक यही परिस्थिति जलीय परितंत्रों में भी पाई जाती है, यानी कि एक घास भूमि में चारण श्रृंखला के माध्यम से अपरद श्रृंखला की अपेक्षा अधिक जैविक पदार्थ का संचरण होता है, यह सही है। और ठीक यही परिस्थिति जलीय परितंत्रों में भी पाई जाती, यह नहीं होगा। और तो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इस तरह से आंसर ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक ही स्रोत से भोजन प्राप्त करने वाले जीव किस इकाई का निर्माण करते हैं। एक ही स्रोत से भोजन प्राप्त करने वाले इकाई जो है वह पोषी समुदाय का निर्माण करते हैं, पोषी समुदाय की इकाई का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। पारितंत्र में उपभोक्ताओं के पोषी समुदायों में विभाजन का क्या आधार होता है। पोषी समुदायों में विभाजन का आधार क्या होता है। जब एक ही समुदाय के जो होते हैं तो उनको पोषी समुदाय कहा जाता है, एक ही स्रोत से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को। और जब एक ही स्रोत से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों के जो पोषी समुदाय है, अब इनमें कैसे भिन्नता दर्शाई जा सकती है, तो इनमें भिन्नता के लिए है खाद्य श्रृंखला में उनके स्थान से उनमें भिन्नता की जाती है। नेक्स्ट है किसी प्राणी द्वारा भोजन के रूप में प्राप्त की गई ऊर्जा तथा जैव भार के रूप में संचित ऊर्जा के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो किसी प्राणी के द्वारा भोजन के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है और उसके बाद जैव भार के रूप में जो ऊर्जा उसके अंदर संचित की जाती है, तो उसके अनुपात को ऊर्जा दक्षता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किसी जीव की स्वांगीकरण दक्षता से क्या अर्थ है। किसी जीव की स्वांगीकरण दक्षता से अर्थ है, तो इसमें क्या अर्थ है यह पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है, स्वांगीकरण का मतलब कि भोजन के रूप में प्राप्त की गई ऊर्जा तथा पचाई गई ऊर्जा का अनुपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
किसी खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? किसी भी खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वह प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध भोजन की मात्रा का घटते जाना ही यह महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, जिसकी वजह से पोषी स्तरों की संख्या सीमित होती जाती है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 63। सामान्यतया खाद्य श्रृंखलाओं में ऊपरी पोषी स्तरों पर जीवों की संख्या घटती जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है मानव श्रृंखला के अंत में अपघटकों की संख्या का अत्यधिक होना। मानव श्रृंखला के अंत में अपघटकों की संख्या जब अधिक हो जाती है तो खाद्य श्रृंखलाओं में ऊपरी पोषी स्तरों पर जीवों की संख्या घटती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। पारिस्थितिकी अनुदान का एक उदाहरण है। पारिस्थितिकी अनुदान का एक उदाहरण है पौधों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई तथा उर्वरकों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊपर के पोषी स्तरों पर जाते हुए ऊर्जा दक्षता में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊपर के पोषी स्तरों पर जब जाते हैं तो ऊर्जा दक्षता में क्या होता है परिवर्तन की ऊर्जा दक्षता के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला, परितंत्र और खाद्य जाल इत्यादि से संबंधित है। तो पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लें और फिर इस वीडियो को देखें तो आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। और चूंकि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस आजकल के खास करके टीईटी एग्जाम्स में और यूपीएससी में और जैसे कि कुछ यूपीपीएससी में भी आते हैं और एमपीपीएससी वगैरह में भी आते हैं, एमपीएससी में। तो इस तरह के एग्जाम्स में इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चंस बढ़ने लगे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। तो आप इससे ज़रूर लाभ उठाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। अनेक जलीय परितंत्रों में जैव भार पिरामिड उल्टे हो जाते हैं। कई तरह के परितंत्रों में ऐसा भी होता है कि जैव भार पिरामिड जो होते हैं यह उल्टे हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यहाँ पे हमारा पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि पादप पल्लवकों की वृद्धि की तथा खाए जाने की दर लगभग समान होती है, जिससे इस स्तर पर जैव भार की मात्रा कम रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 है किसी खाद्य श्रृंखला के अंतिम पोषी स्तरों पर ऊर्जा दक्षता में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंतिम पोषी स्तरों में जब ऊर्जा दक्षता में वृद्धि हो जाती है तो इसका कारण होता है कि स्वांगीकरण की दक्षता में वृद्धि हो जाती है। इस वजह से ऊर्जा दक्षता में भी वृद्धि हो जाती है। ऊर्जा दक्षता का अर्थ ही यही है जीव द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा और उसको क्या कहते हैं कि स्वांगीकरण करने की जो अनुपात होता है वही ऊर्जा दक्षता कहलाता है। तो वो स्वांगीकरण की दक्षता में जब वृद्धि हो जाती है तो ऊर्जा दक्षता में भी वृद्धि हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा का न निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश। ये सही है। और ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यह भी कथन सही है। तो कौन से कथन सही है इसमें से हम देखते हैं कि ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन कभी भी 100% दक्ष नहीं होता। ठीक है, क्या कह रहा है? एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन कभी भी 100% दक्ष नहीं होता और
इस परिवर्तन में उपभोग होने अर्थात खो जाने वाली ऊर्जा किसी तंत्र की एंट्रोपी कहलाती है। अब आ गए एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस पर। तो एंट्रोपी किसे कहा जाता है कि इस परिवर्तन में उपयोग होने वाली ऊर्जा किसी तंत्र की एंट्रोपी कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें से कह रहा है कि कौन से कथन सही है। सही है 1 और 2 दोनों, तो आंसर सी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 70 पे। एक कृषि परितंत्र में दलहन जैसे पौधों का क्या महत्व है? किसी भी कृषि तंत्र में दलहन जैसे पौधों का महत्व बहुत ही अधिक है और इनकी महत्ता इस अर्थ में है कि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थापित करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रेट के रूप में स्थित कर देते हैं, जिसकी वजह से दलहनी फसलों में जो होते हैं उन लेग्यूमिनस टाइप के पौधों में इस तरह का गुण पाया जाता है उनकी जड़ों में। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थापित कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। परितंत्रों में पोषक खनिजों का संचरण चक्रों के रूप में होना क्यों आवश्यक है? पोषक खनिज का चक्र के रूप में होना आवश्यक इसलिए है कि किसी भी परितंत्र में ऊर्जा की भांति इनकी आपूर्ति निरंतर नहीं होती, इसी चलते पोषक खनिजों का संचरण चक्रों के रूप में होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। यद्यपि आखेट प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण मानवीय क्रिया थी जो अब महत्वपूर्ण नहीं है, तथापि प्राचीन काल में वन्य प्राणियों के विलुप्त होने के उदाहरण काफी कम है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण कहा जा रहा है कि मानव जनसंख्या भी उस समय कम थी तथा वन्य क्षेत्रों का विस्तार अधिक था, जिससे अति शिकार जैसी समस्या नहीं आती थी। मतलब कि ज्यादा मात्रा में उस टाइम शिकार नहीं किया जाता था, क्योंकि मानवों की जनसंख्या भी कम थी और वन्य क्षेत्र जो थे अधिक बड़े क्षेत्र में विस्तृत थे। यानी कि जब बड़े क्षेत्र में वन विस्तृत थे तो जंगली जानवर भी अधिक थे। इस वजह से और मानव जनसंख्या भी कम थी, तो इस वजह से उस समय के में क्या हुआ कि वन्य प्राणियों के विलुप्त होने के उदाहरण देखने को नहीं मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 के तरफ। प्राकृतिक परितंत्रों पर मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप बढ़ते प्राकृतिक प्रभावों का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो इसमें प्राकृतिक परितंत्रों पर मानवीय हस्तक्षेप जो बढ़ने लगे हैं विगत कुछ दशकों में, तो इसके बढ़ने के प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? यह प्रभाव जो बढ़ने लगा है इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या तथा विकसित तकनीकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। पर्यावरण में ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पर्यावरण में ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। किसी परितंत्र को स्वयं को संतुलित बनाए रखने की प्रवृत्ति का आधार क्या है? तो वह आधार होता है बाह्य प्रभाव के अनुसार आंतरिक प्रतिक्रिया, और इसी वजह से कोई भी परितंत्र स्वयं को संतुलित बनाए रखती है। यानी कि बाह्य प्रभाव के अनुसार आंतरिक प्रतिक्रिया, मतलब कि बाहर से जो भी प्रभाव उस पर डाले जा रहे हैं उसके अनुकूल परितंत्र जो है अपने अंदर बदलाव करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। जैव भू रसायन चक्र में जल का क्या महत्व है? जैव भू रसायन चक्र में जल का महत्व है खनिज पदार्थों को घोल के रूप में उपलब्ध कराना। ठीक है, जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनको जल अपने में घुला करके और तब जीवों के लिए उपलब्ध कराती है, जिसकी वजह से जल का महत्व इस अर्थ में बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ऊर्जा का विनाश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, विनाश नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद परितंत्रों को निरंतर सौर ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक है। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जब सौर ऊर्जा से ऊर्जा जो आ रही है तो वह तो नष्ट हो नहीं रही है, क्योंकि ऊर्जा का विनाश होता नहीं है, तो फिर भी परितंत्र को लगातार सौर ऊर्जा की आपूर्ति की जानी क्यों आवश्यक है? तो इसका कारण पूछ रहा है। इसका कारण है कि ऊर्जा के एक बार उपयोग के पश्चात उसी उपयोग के लिए पुनः
उपलब्ध ना होना, यानी कि ऊर्जा का जब एक बार उपयोग कर लिया जाता है तो फिर दोबारा उसी उपयोग के लिए वह उपलब्ध नहीं हो पाती, इसीलिए परितंत्रों को निरंतर सौर ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से कृषि का क्या अर्थ है? पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से कृषि का अर्थ है कुछ चुनी हुई प्रजातियों को अन्य सभी की कीमत पर उगाना। कृषि का अर्थ यही है, कुछ चुनी हुई प्रजातियां, खाद्य फसलों की कुछ ऐसी प्रजातियां जो कि हमारे लाभ के लिए है, हाँ हमारे लिए लाभदायक है, उन सबको अन्य दूसरी पादपों की कीमत पर उगाना, उसी उगाने को कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। 79 कह रहा है जैविक खाद को रासायनिक उर्वरक से बेहतर माना जाता है, क्यों? तो जैविक खाद को रासायनिक खाद से बेहतर, रासायनिक उर्वरकों से बेहतर इसलिए माना जाता है कि जैविक खाद से एक साथ अनेक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा जैविक खाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, बेहतर होते हैं, क्योंकि जैविक खाद से किसी एक पोषक तत्व के अलावे अन्य दूसरे पोषक तत्व भी एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग का परिणाम है। तो कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते परिणाम के फलस्वरूप यह हुआ है कि जलराशियों का सुपोषण हो गया है, तो यह इसका परिणाम है। तो इस प्रकार से समाप्त हुआ ये वीडियो सेगमेंट 40 क्वेश्चंस का था, जो कि पारितंत्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल इत्यादि से संबंधित था। संभव है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और अंततः अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और जल्दी ही हाजिर होते हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।